Let's start the episode number 207. आदित्य अभी भी वहीं खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि अब ऐसी कौन सी डील आने वाली है जिसमें उसे गलत फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब वो अपने टेंट से निकला था तो उसे यही डर था कि शायद बख्शी सर और दूसरे लोग उसे किसी डील में फंसा देंगे, क्योंकि इतने टाइम में उन्हें यह पता चल गया था कि जब भी आदित्य के सामने किसी डील की बात आती है तो वो वहां पर गलत फैसले लेने में एक बार भी नहीं सोचता और ना ही किसी से कंसल्ट करता है। वो बस शायद उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे और तब वो वहां पर खड़े हुए उनकी बात का इंतजार करने लगा। उसके बाद आहूजा सर ने एक बार उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, देखो आदित्य, हम समझते हैं कि कभी कभी फाइट लड़ने के लिए तुम्हें किसी रीजन की जरूरत होती है। तुम्हारे पास इस फाइट को लड़ने के लिए बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए तुम यहां तक आए हो और सारी चीजें करने को तैयार हो। लेकिन जो भी तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी बख्शी या सुशील के साथ है उसे हम इस तरीके से आगे नहीं ले जा सकते। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि मैं ऐसे बहुत सारे कंपटीशन करवा चुका हूं और कहीं पर भी मैं चीटिंग या रूल्स के अगेंस्ट काम करना पसंद नहीं करता हूं। तुमने चीटिंग की है और इसलिए तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे शांति से बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने डील रखना चाहता हूं कि या तो तुम चुपचाप यहां से डिस्क्वालीफाई होकर चले जाओ या फिर जिस तरीके का वादा हुआ था उस तरह ही अपनी गर्दन काट के इनके सामने रख दो, क्योंकि जब ये बात बाहर जाएगी कि तुमने चीटिंग की है तो शायद कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम सही हो या गलत। तुम हमारी पावर को बहुत अच्छे से जानते हो और तुम्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि तुम हमसे बहस करो या कुछ और। अगर तुम यहां से जाने के बारे में सोच सकते हो तो ये बहुत अच्छा होगा। ना हम तुम्हें रोकेंगे और ना ही कुछ और करेंगे। बस हम तुम्हें तुम्हारा दोस्त वापस नहीं देंगे। अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त वापस चाहिए तो अपनी गर्दन काट कर सामने रख दो और फिर दूसरे लोग संभाल ही लेंगे। आदित्य ने आहूजा सर की जब ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो इतनी सारी चीजें करने के बाद यहां पर पहुंचा है और अगर यहां से वो अमित को बिना लिए हुए वापस चला गया तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। उसने ट्विंकल को भी खो दिया है और मरते वक्त उससे वादा किया था कि वो अमित को सेफली अपने साथ वहां से छुड़ा के ले जाएगा। लेकिन अब उसके पास एक ऐसा ऑप्शन रहेगा तो फिर वो कैसे काम करेगा। उसे बहुत गिल्ट महसूस होने लगा और उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, पर फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और खुद को समझाया कि अभी ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। यही बात सोचकर उसने आहूजा सर की तरफ देखा और फिर थोड़ी तेज आवाज में कहा, आपने अपनी बात बोल दी सर, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां से चुपचाप डिस्क्वालीफाई होकर चला भी जाता हूं तो क्या आपको लगता है कि ये लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे? आपको लगता है कि ये लोग जो इतने टाइम से मेरी जान के पीछे पड़े हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा फाइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर लिया है, ये मुझे छोड़ देंगे? और इतना ही नहीं, अगर ये मुझे मरने के लिए मेरे टेंट में छोड़ देते हैं तो ये लोग मुझे इसके बाद अकेला कैसे छोड़ देंगे? ये सारी चीजों को कैसे भूल जाएंगे और ये सारी चीजों को कैसे अपने मन से निकाल देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? आदित्य के सवालों को सुनकर आहूजा सर ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो आसपास देखने लगे। तब उसने आगे कहा, बस यही रीजन है कि मैं यहां से नहीं जा सकता हूं। आपका ये साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे बता रहा है कि आप खुद इन लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं कि ये मुझे अकेला छोड़ देंगे। मैं खुद भी इतने टाइम से इन्हें अच्छे से जान चुका हूं कि ये लोग कितने कमीने हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। जब कोई आदमी किसी की जान बचाने के लिए किसी औरत के साथ सोने के बारे में सोच सकता है तो उन लोगों से फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? आहूजा सर ने बहुत ही हैरान होकर पूछा और तब आदित्य को उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ आ गया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे लगा कि शायद ये अच्छी बात है या फिर वो बस एक्टिंग करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन तब उसने आगे कुछ भी नहीं सोचा और जल्दी से कहा, आप जिन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं ना आहूजा सर, उनसे पूछिए कि उन्होंने 2 दिन पहले क्या किया। जब शेल ने मुझे पूरी तरह से मार ही दिया था और मैं टेंट में अपने बेड पर लेटा हुआ था, तब ये अनुराग आया और उसने मेरी पत्नी के सामने ये डील रखी थी कि अगर वो इसके साथ सो जाएगी तो ये डॉक्टर को भेज देंगे। लेकिन हम सबको पता था कि डॉक्टर तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि बख्शी सर ने मेरे लिए किसी भी डॉक्टर को भेजने के लिए मना ही कर दिया था। मैं 4 दिन से उस टेंट के अंदर रह रहा हूं। न मुझे कोई पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, न मुझे ढंग से खाना मिलता है, न ही मुझे कोई डॉक्टर मिलता है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बस एक पालतू कुत्ता बनकर इनके सामने दुम हिलाता रहूं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मेरे टेंट के अंदर अपने आप को किसी भी तरह से ट्रीट कर रहा हूं तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं
चाहे वो मैं किसी भी तरीके से करूं, क्योंकि भले ही इन लोगों को मेरी जान की परवाह नहीं है, मगर मुझे तो अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा ना। जब आदित्य ने इतना कहा तो आहूजा सर बहुत हैरानी से अभी भी उसकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़कर उसे समझ आ रहा था कि वो इन बातों में से किसी को भी नहीं जानते थे। और तब उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप जिन रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी फाइट कंपटीशन करवाते हैं ना, अगर आप भी यही चीजें फॉलो करते हैं तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे दूसरों की तरह मत समझना। मैं इतनी आसानी से आपकी ये डील एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो कर दीजिए, बस मुझे मेरा दोस्त दे दीजिए और मैं यहां से अभी के अभी चला जाऊंगा। उसके आगे एक शब्द नहीं कहूंगा और ना ही इन लोगों की तरफ आज के बाद पलट कर कभी देखूंगा। बस मेरी इतनी सी डिमांड है। आदित्य ने जब अपनी बात कंप्लीट की तब उसकी आंखों के आंसू ऑलमोस्ट बाहर आ ही गए थे। उसने जैसे तैसे करके उन्हें पूछा और फिर वो बस हाथ जोड़कर वहां खड़ा रहा। सब उसे ही देख रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आहूजा सर की तरफ ही था, जो अपने मन में कुछ सोच रहे थे। फिर आहूजा सर बख्शी सर की तरफ पलटे और उन्होंने कहा, बख्शी, आदित्य क्या कह रहा है? तुमने इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे यह नहीं पता था कि तुमने ना तो इसे डॉक्टर अवेलेबल करवाया है और ना ही कोई दूसरी चीजें। मुझे बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दी तुमने कि एक टेंट में रहकर ये अपने आप को ठीक करता है। लेकिन अगर तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे तो कैसे मतलब निकलेगा? बख्शी, मैं तुम्हें शुरू दिन से कह रहा हूं कि मुझे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना पसंद है। अगर तुम अपने फाइटर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते, अगर तुम उसे डॉक्टर अवेलेबल नहीं करवा सकते, तो इस हिसाब से तो चीटिंग तुमने भी की है। तुम भी फिर उसी कैटेगरी में शामिल हो जिसमें आदित्य है। और मुझे बताओ भला ये क्या बात हुई कि अगर डॉक्टर चाहिए तो साथ में सोना पड़ेगा? तुम ऐसी फालतू की बातों पर विश्वास करते हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि ये चीजें इस तरह से काम नहीं करती? मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझता हूं और मानता हूं कि तुम जो भी एक्शन लेते हो या करते हो वो किसी समझदारी से करते हो, लेकिन ये कोई समझदारी नहीं है बख्शी, एक नंबर की बेवकूफी है। और तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और मैं यहां पर नहीं रुकना चाहता। आहूजा सर की इस बात को सुनकर बख्शी सर ने बस अपनी गर्दन नीचे कर ली, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब आहूजा सर को समझ आ गया कि सारी गलती उनकी है और फिर उन्होंने पलटकर आदित्य से कहा, आई एम सॉरी आदित्य कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो बातें तुमने मुझे बताई वो मुझे नहीं पता थी। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं तुम्हें श्योर करता हूं कि तुम्हें ना तो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा और ना ही कुछ और। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि तुम इस कंपटीशन को खत्म करोगे और हारने या जीतने पर जो भी डील तुम्हारी इन लोगों के साथ हुई है वही फॉलो होगी। चीटिंग दोनों तरफ से हुई है, इसलिए दोनों लीगल हैं और अगर ये फाइट ऐसे ही चल रही है तो फिर ऐसे ही चलने देना चाहिए। मेरी पावर बहुत ज्यादा है और तुम शायद मुझसे पहली बार मिल रहे हो, लेकिन तुम उस चीज की चिंता बिल्कुल मत करना कि ये लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। अब जब तक कंपटीशन खत्म नहीं होगा तब तक सारे रूल्स और रेगुलेशन की जिम्मेदारी मैं अपने जिम्मे में रखूंगा। आई विल मेक श्योर एक भी नहीं टूटेगा और अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो बस मुझे इंफॉर्मेशन पहुंचा देना, मैं उसे संभाल लूंगा। बख्शी, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करना, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। अब मैं जा रहा हूं और अगली फाइट शुरू होने का इंतजार करूंगा। उम्मीद है कि हमें एक अच्छा चैलेंज देखने को मिलेगा। आहूजा सर ने इतना कहा और फिर वो उठकर वहां से बाहर जाने लगे। सबकी नजरें उनको मीटिंग रूम में चलता हुआ देख रही थी, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। फिर जब वो वहां से निकल गए तब आदित्य खड़ा रहकर उन सब की तरफ देखने लगा। वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, या तो उसे खड़े रहकर इन सबको कुछ कहना चाहिए या फिर चुपचाप यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन जब वो ये बात सोच ही रहा था तब सुशील ने उसे चिल्लाते हुए कहा, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? सारी बात हो गई ना, तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लो। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि अगली फाइट शुरू होने में ज्यादा देर नहीं है। और हाँ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना। सुशील की इस बात को सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसे पता था कि वो इस लड़ाई को बिना कुछ कहे ही जीत चुका है। फिर वो जानबूझकर स्माइल करके उन सब के गुस्से से भरे लाल चेहरे पर देखने लगा। सब उसे ही देख रहे थे और सबको समझ आ रहा था कि वो बस उन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसके बाद आदित्य पलटा और फिर बहुत ही आराम से बाहर निकल गया।
जैसे ही उसने अपनी पीठ पीछे मीटिंग रूम के गेट को लगाया, उसे तेज आवाजें आने लगी, जैसे सुशील, बख्शी सर और अनुराग अंदर चिल्ला रहे हों। लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बस चलता हुआ अपने टेंट की तरफ जाने लगा। Thanks for yelling.